दोस्तों नमस्कार। वो नहीं चाहते थे कि दोबारा एजुकेशन मिनिस्टर बने, लेकिन उन्हें दोबारा एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। वो नहीं चाहते थे कि दोबारा वह रेल मंत्री बने, लेकिन दोबारा वो रेल मंत्री बने। वो नहीं चाहते थे कि डिसइन्वेस्टमेंट और इस देश का नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान उनके हिस्से में आए, लेकिन उनके हिस्से में ये दोनों चीजें गई। वो नहीं चाहते थे कि आरबीआई और उसका बढ़ता हुआ डिविडेंड जो बार बार दिखाना पड़ता है और बैंकों के भीतर जो रिटर्न ऑफ की रकम होती है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसे में वो तमाम चीजों पर वो कार्रवाई फिर से करना शुरू कर दें, वो नहीं चाहते थे। लेकिन उनके हिस्से में भी ये चीजें आई। वो नहीं चाहते थे कि एक्सपोर्ट को लेकर खास तौर से इस देश के भीतर में जो अनाज है और अनाज के साथ साथ जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वह भी उनके हिस्से में आए, लेकिन वह भी उन्हीं के हिस्से में गया। वो नहीं चाहते थे कि इस दौर में खास तौर से जो बिजनेस पर्सन है उनको डील करने के लिए उनकी मिनिस्ट्री काम करे। वो चाहते थे उनके लिए एक अलग सा डिपार्टमेंट बन जाए, लेकिन वह नहीं बना। और इन तमाम परिस्थितियों के भीतर आधे दर्जन से ज्यादा अगर ऐसे मंत्री हैं, ऐसे सेक्रेटरी हैं, ऐसे नौकरशाहों की टीम है जिन्हें लग रहा था कि दरअसल 2 बार सत्ता संभालने के बाद जब तीसरी बार सत्ता संभाला जा रहा है तो ऐसे में बहुत सारा परिवर्तन होगा, और ये मानकर चल रहे थे कि इस परिवर्तन की दिशा इसीलिए जरूरी है क्योंकि पिछली बार वो सारी चीजें हो नहीं पाई। 1-2 नहीं, बल्कि इस देश के सार्वजनिक उपक्रम लगभग 3 दर्जन 32 सार्वजनिक उपक्रम उस लाइन में खड़े हैं जहां पर डिसइन्वेस्टमेंट उनका होना है वो तय हो चुका है। तो वहां काम करने वाले नौकरशाह किसी दूसरे डिपार्टमेंट में तुरंत जाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कल जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं वहां पर कल ऐसी स्थिति बने कि उसके बाद किसी दूसरी जगह पर उन्हें शंट कर दिया जाए। यानी राहुल गांधी जिन बात का जिक्र करते रहे कि दरअसल इस देश को चलाने वाले 92 नौकरशाह हैं, 92 नौकरशाह हैं और उसमें कोई भी पिछड़े तबके का नहीं है, SC ST नहीं है। सवाल उसके आगे का है जो तीसरे टर्म में कहीं बड़े बवंडर की दिशा में बढ़ तो नहीं रहा है, क्योंकि मंत्रियों की फेरिस्त हो, नौकरशाहों की फेरिस्त हो और उनसे डील करने वाले जो अलग अलग प्राइवेट संस्थान हैं उनके सामने भी मुश्किल यह है कि इससे पहले जो चला आ रहा था अगर वही सब कुछ चल रहा है तो फिर निर्णय लेंगे कैसे, क्योंकि निर्णय सामान्य तौर पर पीएमओ लेता है। वहां पर बैठे हुए जॉइंट सेक्रेटरी जिस दिशा में फाइल तैयार करते हैं वही फाइल पीएमओ के पास जाती है, और उसी परिस्थिति को अगर आप परखना शुरू करें इस दौर में, खास तौर से चुनाव परिणाम आने के बाद, मंत्रिमंडल बंटने के बाद, मंत्रियों द्वारा पद ग्रहण करने के बाद, और उसके बाद इस देश के भीतर में रेल दुर्घटना हुई। लेकिन क्या आपको पता है रेल मंत्रालय क्या काम और उसके अधिकारी इस दौर में कौन सा काम कर रहे हैं? जो एजुकेशन फील्ड में नीट को लेकर हुआ है और जो हंगामा समूचे देश में है, क्या आपको जानकारी है कि उससे जुड़े हुए तमाम नौकरशाहों को कौन सी जिम्मेदारी इस दौर में दी गई है? वो अभी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सफल बनाने के लिए और उसके मातहत इस देश में कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए इसी पर काम कर रहे हैं। कल भी उसको लेकर बैठक हुई है। यानी इस देश के भीतर की प्राथमिकता जो मौजूदा सरकार और उसकी अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री मोदी हैं, वह जिन नीतियों पर चल रहे हैं उन नीतियों से दाएं बाएं कोई भी नौकरशाह देख नहीं सकता है और मंत्री कहीं कोई बड़ा निर्णय ले नहीं सकता है। यानी क्या ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहां पर एक संकट डिजास्टर का है? अब यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि अलग अलग मंत्रालयों के भीतर और खास तौर से वित्त मंत्रालय का जिक्र करने की भी यहां जरूरत है, जो तैयारी कर रहा है कि किस तरीके का बजट इस बार होना चाहिए। उसे नहीं पता है कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के बाद भी जनता का हित साधना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। उन्हें अभी भी यह पता नहीं है कि कॉरपोरेट को राहत और रियायत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। उन्हें नहीं पता है कि इस दौर में टैक्स पेयर को लेकर राहत रियायत की स्थिति में क्या वाकई ये बजट आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। एक लोक लुभावनी बजट की शुरुआत होनी चाहिए या एक कड़े बजट के साथ शुरुआत होनी चाहिए, या इन दोनों से इतर
2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में तैयार हो रहा भाषण जो वित्त मंत्रालय के भीतर बैठे हुए नौकरशाह और इस देश में भाषण लिखने वाले कुछ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से जुड़े अधिकारी जो तैयारी कर रहे हैं, क्या इसी दिशा में कर रहे हैं कि अभी भी जो बोला जाता है उसी का महत्व है? शायद यह स्थिति इससे पहले कभी नहीं रही होगी, क्योंकि इससे पहले बहुमत की सरकार थी, इस बार अल्पमत की सरकार है। और अल्पमत की सरकार में कौन सा निर्णय कब हो जाए और कौन सी परिस्थिति सामने आकर खड़ी हो जाए, इससे सबसे ज्यादा घबराहट इस देश के नौकरशाहों में है। वही नौकरशाह जो रायसीना हिल्स के साउथ और नॉर्थ ब्लॉक जो दोनों तरफ है वहां पर बैठे हुए हैं, जो कृषि भवन में बैठे हुए हैं, जो सेंट्रल सेक्रेटरीट में बैठे हुए हैं। इसीलिए ध्यान दीजिए, जो प्रधानमंत्री ने पहली बार पीएमओ में जाकर हस्ताक्षर की और तीसरी बार पद संभाला, तो सबसे पहला संबोधन उन्होंने नौकरशाहों को लेकर किया। यानी पीएमओ में काम करने वाली नौकरशाही को संबोधित करके कहा कि देखिए, आप ही के कंधे पर इस देश का भार है। राजनीतिक तौर पर मत सोचिए, इस देश हित और राष्ट्र हित की दृष्टि से सोचना शुरू कीजिए। तो आइए आज एक एक पन्नों को खोला जाए। उससे पहले हमें लगता है कि आज नीट को लेकर जो हंगामा इस देश के भीतर में हफ्ते भर से लगातार चल रहा है, उस दिशा में कोई समाधान दे पाने की स्थिति में सरकार क्यों नहीं आ रही है, इसको खुले तौर पर आज राहुल गांधी ने रख दिया। There is a huge pressure on our students, and the pressure comes from a number of directions. The first direction is the large scale unemployment that is there in the country. Everybody understands it, everybody knows it, and one of the reasons the government suffered in this election was that all youngsters believe that Mr. Modi is incapable of solving the employment problem. So that's the first thing. Second thing is there's huge pressure because of this, and there are very few avenues for students in all areas, right? So you've cut off the job avenue. Now you're cutting off the exam avenue. You're saying, you know, you can take an exam, you can study, you can work as hard as you want. On the last date, we're going to tell you that the exam is cancelled. So, you know, that avenue is also shut. You've shut avenues like Agniveer. You've shut avenues like the public sector. So the youth of India have nowhere to go. It doesn't matter whether you're an IIT graduate, IIT student, or you're trying to join the army. The youngsters in India simply have no way through. And it's not just a educational crisis. It's a crisis in pretty much every sphere that we are facing. Now people are very clear that we are sitting on a disaster, and we've got a government that is crippled, cannot do the job. It's literally walking around on one leg, right? So yes, it's a crisis. It's a profound national crisis. It's an economic crisis. It's an educational crisis. It's an institutional crisis. तो क्या वाकई राष्ट्रीय संकट की परिस्थितियां हैं और अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वह अर्थव्यवस्था को लेकर हो, चाहे इस देश के एजुकेशन सेक्टर को लेकर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर को लेकर हो, चाहे इस देश की इकोनॉमी से जुड़े हुए इस देश के उन संस्थानों का जिक्र हो रहा हो जहां पर जो नीतियां पिछले टर्म में चली आ रही थी, उन्हीं टर्म के हिसाब से अभी के दौर में भी नीतियों को चलना है, लेकिन सामने निर्णय लेने पाने की स्थिति में ना मंत्री है ना नौकरशाह है। तो क्या करें? वो पद छोड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई बदलाव हो जाए, लेकिन सरकार यानी अगुवाई करते वक्त प्रधानमंत्री कह रहे हैं अभी ये वक्त नहीं है। अभी तो सिर्फ ये वक्त है कि दिखाना और बताना है कि हम एक बेहतरीन सरकार अल्पमत में भी कैसे चला सकते हैं, और धीरे धीरे एनडीए के तमाम सहयोगी हमारे मुरीद हो जाएंगे। और शायद इसीलिए आज जब राहुल गांधी उन बातों का जिक्र कर रहे थे, तो महज 20 मिनट के बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु सामने आए और सुधांशु त्रिवेदी ने कहा सरकार बहुत संवेदनशील है, उसकी संवेदनशीलता पे आप शक मत कीजिए, लेकिन राजनीतिक तौर पर इस देश में एजुकेशन मिनिस्टर पहले दिन से जिन बातों का जिक्र कर रहे थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एनटीए ने कहा,
एनटीए के भीतर की जो परिस्थितियां इस दौर में उभर रही है, अलग अलग जगहों पर जांच एजेंसियां जो रिपोर्ट दे रही है, वो ये बताने के लिए काफी है कि दरअसल संवाद सरकार के भीतर इतना टूटा हुआ है कि कोई संपर्क और संबंध मंत्री महोदय और नौकरशाहों के बीच, नौकरशाहों के बीच और जांच एजेंसियों के बीच, जांच एजेंसियों के बीच और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बीच, और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद एनटीए को संभालने वाले नौकरशाह, कोई तालमेल आपको कहीं पर नजर नहीं आएगा। इसीलिए सुधांशु त्रिवेदी अपनी बात को कैसे रखते हैं, खास तौर से जब समूचे देश के भीतर 23,30,000 बच्चे और उनका परिवार उन मानसिक परिस्थितियों से जूझ रहा है कि आखिर होगा क्या, कोई फैसला लेंगे या नहीं लेंगे। उन सब के बीच अगर सरकार ये कहे, क्या कहे, तो सुन लीजिए। हमें इस विषय को लेकर कष्ट हुआ कि नीट परीक्षा के मुद्दे के ऊपर जब सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, संवेदनशील है, सरकार इस विषय को लेकर संकल्पबद्ध है कि लाखों छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार के मन में संवेदनशीलता भी है और सारी परिस्थितियों के ऊपर गहराई से नजर रखने की सतर्कता भी है, और इसमें जो जो लोग संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई में कठोरता भी होगी। परंतु यह विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो सरकार अपने उस संवैधानिक दायित्व को भी भली भांति समझती है कि जो जो न्यायालय का निर्देश होगा उसके अनुसार जो भी प्रभावी कार्रवाई होगी वह सरकार करने के लिए पूर्णतः संकल्पबद्ध है। तो सरकार की संवेदनशीलता का मतलब होता क्या है? आप इसको इसी से समझिए कि सीबीआई ऑफिस में, हेडक्वार्टर में, वहां काम करने वाले जो नौकरशाहों की टीम है, इसी बात को लेकर चर्चा में बीते 24 घंटों से फंसी हुई है। क्या यह जांच उनके हिस्से में आने वाली है? इस जांच को कौन करेगा? कौन कौन अधिकारी इसमें जुड़ेंगे? क्योंकि यह बहुत संवेदनशील मामला है, छात्रों के जीवन से जुड़ा है, देश के भविष्य से जुड़ा है, और पहली बार सरकार ने अभी पार्लियामेंट के भीतर कदम भी नहीं रखा और उससे पहले यह जांच हमारे हवाले होने वाली है। तो क्या हम इसके लिए कितना तैयार हैं? अब आप सोचिए, एक तरफ राजनीतिक तौर पर यह बातें कही जा रही हैं कि जांच होनी चाहिए, और इस दिशा में सीबीआई सक्रिय हो गया कि अब जांच कौन करेगा, कौन सा अधिकारी करेगा। तो तालमेल की परिस्थितियों से पहले उस डर को समझिए जिस डर के आश्रय इस बात का जिक्र हो रहा है कि अब हमें यह कार्रवाई करनी है तो हमको रिजल्ट भी उसी अनुकूल देना होगा जो सरकार के अनुकूल हो। राजनीतिक तौर पर इन बातों को सुनकर आपको लग सकता है क्या वाकई सरकार डर से चलती है? हम आपको एक दूसरी परिस्थिति में लिए चलते हैं, रेल मंत्रालय के भीतर। जब पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना हुई तो उसके बाद अधिकारियों में लगातार यही बहस होने लगी कि जो कवच था, यानी सामने से कोई गाड़ी आ रही है और वो टकराएगी, तो उसको टकराने से पहले जो जानकारी मिल जाती, और इसका जिक्र तो बाकायदा रेल मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर किया, डिजिटल तरीके से पत्रकारों को बताया, इस देश को बताया, बाकायदा सोशल फोरम में जाकर जानकारी दी, नेशनल मीडिया में जानकारी दी, और वही फेल हो गया। और उसमें सिर्फ एक व्यक्ति जो ट्रेन चला रहा है या जो गार्ड है, उसकी सुनी अनसुनी बातों के जरिए इतने बड़े एक्सीडेंट को क्या किया जा सकता है? तो टेक्नोलॉजी कहां काम करती है? और अगर वो काम नहीं करती है और ह्यूमन एरर है, तो ह्यूमन एरर के जरिए क्या पूरी टेक्नोलॉजी को खारिज किया जा सकता है? कौन अधिकारी इसको लेकर रिपोर्ट बनाएगा? अब आप रेल मंत्रालय के भीतर बैठे नौकरशाहों से रूबरू हो रहे हैं, जिनके भीतर सवाल यही था कि मंत्री पर आंच नहीं आनी चाहिए, जिनके भीतर सवाल था कि टेक्नोलॉजी को लेकर कोई ऐसा सवाल ना खड़ा हो जिससे लगे कि टेक्नोलॉजी फेल हो गई, ऐसा भी नहीं लगे कि पूरी तरीके से ह्यूमन एरर ही था, और ऐसा भी नहीं लगे कि एक ह्यूमन एरर पूरी टेक्नोलॉजी को खारिज कर सकता है। तो ऐसी रिपोर्ट कैसे बनेगी? इसको लेकर लंबी बहस 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे लगातार चली और कुछ रिपोर्ट्स के पॉइंट निकल कर आए हैं। यह मंत्रालय
इसलिए है क्योंकि सरकार के ऊपर कोई आंच आनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस दौर में कोई जिम्मेदार होता नहीं है। यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री हो या फिर रेल मिनिस्ट्री हो। तीसरा हिस्सा हम आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री के भीतर लिए चलते हैं। उससे पहले हमको लगता है इस दौर में आपको ईडी का दफ्तर भी घूमना चाहिए। ईडी बहुत खामोश है और ईडी की खामोशी इस दौर में सरकार के सत्ता संभालने के बाद उसकी कौन सी नीतियां किस दिशा में जाएगी और उसके भीतर बैठे हुए अधिकारों का चिंतन मनन, जो अधिकारी हैं वो चिंतन मनन इस दिशा में है कि ये सरकार तो बहुमत में है नहीं, अल्पमत में है। कहीं उनकी किसी कार्रवाई को लेकर अगर किसी साथी दल ने जिसके आधार पर सरकार टिकी हुई है, वो चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी ही क्यों ना हो, चाहे एकनाथ शिंदे ही क्यों ना हो, चाहे अजीत पवार, पता नहीं कौन किस दिशा में कल को कुछ आवाज उठा देगा, तो बीजेपी अपनी ताकत का इजहार तो कर नहीं सकती है। तो ऐसे में वो क्या करेगी? और अगर उससे पहले अब हमें तैयारी करनी है तो हमें पूरी रिपोर्ट बनानी होगी। वह भी रिपोर्ट दो तरह की रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में इस देश के 125 पॉलिटिशियंस की सौंपी गई और उस 125 पॉलिटिशियंस से जुड़े हुए तकरीबन 750 जो बिजनेस पर्सन इस देश के भीतर में अलग अलग जगहों पर मौजूद है और उनकी राजनीतिक पहुंच पकड़ होती है, तो क्या उन पर कार्रवाई हो या नहीं हो, और जिन राज्यों में गठबंधन है वहां पर क्या होना चाहिए। अब आप सोचिए, चिंतन मनन नौकरशाह इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता नहीं है, उसे कोई डायरेक्शन अभी मिला नहीं है। वो सिर्फ देख समझ रहा है कि सरकार का डायरेक्शन क्या है। तो नौकरशाहों की पूरी टीम अपने तौर पर हर विभाग के भीतर अगर परिस्थितियों को देख रही है और इन परिस्थितियों के भीतर जो 32 बड़ी कंपनियां जो डिसइन्वेस्टमेंट की लाइन में खड़ी हैं और तकरीबन 3.5 लाख से 4 लाख करोड़ रुपया जो मोनेटाइजेशन के जरिए इस देश के 16 मंत्रालयों के जरिए जो पैसा निकालना है, जो राजस्व की कमाई बतानी है, उसको लेकर माथापच्ची भी शुरू हो गई है। यानी नौकरशाहों की टीम लग गई है उस दिशा में कि पिछले टर्म में जो असफलता थी उस असफलता को ढकते हुए कैसे रिपोर्ट दर रिपोर्ट तैयार हो जो सफल बताने की स्थिति में सरकार को पार्लियामेंट के भीतर खड़ा कर सके। अब यहां से खेल शुरू होता है मंत्रियों का। मंत्री अपने तौर पर इस बात को लेकर बेचैन है, कोई डायरेक्टिव्स तो है नहीं। प्रधानमंत्री ने पहले दिन जब मंत्रिमंडल बंट गया तो उसके बाद और नौकरशाहों से बात हो गई तो उसके बाद शाम के वक्त तमाम लोगों को बुलाया और बातचीत की और उनसे कहा कि देखिए, हमारा ध्येय तो एक ही है, भारत को विकसित देश बनाना है, इकोनॉमी सबसे महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से काम कर रहे थे उसी दिशा में काम करेंगे, इसमें कहीं कोई हेल मेल नहीं होना चाहिए, कोई घालमेल की स्थिति नहीं आनी चाहिए। और दृष्टि जो पहले साफ थी वो इस दौर में भी रहेगी। और पहले जो दृष्टि थी उसमें तो नौकरशाह निर्णय लेते थे, मंत्री तो सिर्फ अपने मंत्रालयों के जरिए कुछ रिपोर्ट को सौंप देते थे जिस पे पीएमओ अध्ययन करता था, उसके कुछ पॉइंट्स लिखता था जो धीरे से प्रधानमंत्री के टेबल पर जाते थे। उनके सलाहकार उसमें कहीं जुटते थे अलग अलग डिपार्टमेंट के और उसमें भी खास तौर से जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो अपनी गोटियां उस पर बताते थे कि देखिए ये ठीक रहेगा। तो पिछली बार और अब की बार में आगे बढ़ने की परिस्थिति में बात उलझ गई। पिछली बार बहुमत में थे, आप जो कहते वो हो जाता था, इस बार तो उलझन है। तो क्या ये डर की परिस्थिति से सत्ता चल रही है? इसको बहुत ही महीन तरीके से आज राहुल गांधी ने पकड़ने की कोशिश जरूर की। का डर, सरकार का डर। अब हुआ क्या? अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं है। मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मारना भी चाहता था डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। और इंटरनल भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं। अब राहुल गांधी जो कहें सो कहें, लेकिन सच क्या है? सच है कि प्रधानमंत्री कल बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी में थे। सच क्या है? प्रधानमंत्री अब कल योगा डे के दिन जम्मू कश्मीर में होंगे। और सच क्या है? प्रधानमंत्री इन दोनों कार्यक्रमों से पहले इटली गए और वहां से लौटे हैं। और इटली में
उस G7 की बैठक में इस बार प्रधानमंत्री को लेकर अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो और यूक्रेन ही क्यों ना हो, वो स्थिति उभर कर आ नहीं पाई जो इससे पहले बैठकों में आती थी। तो क्या संदेश अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है? और अगर संदेश अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बीजेपी के अल्पमत में आने को लेकर और प्रधानमंत्री की नीतियों को लागू कराने को लेकर और भारत के भीतर खोजता हुआ बाजार जिसको पूरा यूरोप और अमेरिका लगातार खोज रहा है, और इन सवालों के बीच इसी दौर में आप ध्यान दीजिए धर्मशाला में कौन पहुंचा, अमेरिका वहां से क्यों आया, पॉलिसी वहां पहुंची और उसने सीधे तौर पर चीन को निशाने पर लिया। यानी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की परिस्थिति और देश के भीतर की परिस्थितियों के बीच अब आप खड़े हो जाइए और जरा सोचना शुरू कीजिए कि विदेश मंत्रालय के भीतर भी नौकरशाह क्या सोच रहे हैं। नौकरशाहों को यह समझ ही नहीं आया कि आखिर एक झटके में अमेरिका को क्यों धर्मशाला की याद आई, और अगर वो याद आई तो चाइना को निशाने पर लेने की दिशा में वह क्यों आगे बढ़ गए। उन्हें यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि इस दौर में जो पेट्रो डॉलर को लेकर अमेरिका के साथ सऊदी के जो समझौते का जिक्र है वो होगा तब क्या करना होगा और नहीं होगा तब क्या करना होगा, और उसमें कोई स्पष्टता से पहले आपको देश के भीतर एक ताकत चाहिए। वो ताकत आपको संसद के भीतर चाहिए। उसी ताकत को पाने के लिए इस दौर में जबरदस्त मशक्कत हो रही है और इस मशक्कत के 3 केंद्र हैं। पहला बड़ा केंद्र गृह मंत्री अमित शाह है, दूसरा बड़ा केंद्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, तीसरा बड़ा केंद्र देश के हेल्थ मिनिस्टर जो इस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं जेपी नड्डा है। अब इसके इर्द गिर्द देश के भीतर की राजनीति को संभालने के लिए किसी भी हालत में अगले 6 महीने में क्या बीजेपी 272 के आंकड़े को छू सकती है? उसको छूने के लिए स्पीकर से काम चलेगा या डिप्टी स्पीकर भी चाहिए? अगर डिप्टी स्पीकर भी अपना हो और इन सब के बीच जो सहयोगी गठबंधन के साथी हैं, अगर उनकी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है तो क्या वह इस दिशा में जाएंगे जहां सरकार कोई भी बड़ा निर्णय ले ले? और सरकार तो यह मानकर चलती है कि इस देश के भीतर में सरकार चलाने का मतलब इस्तीफा देना नहीं होता है, किसी भी दाग को अपने दामन पर लेना नहीं होता है। और नौकरशाहों को भी बहुत साफ संदेश है। यह संदेश है कि आपको कोई प्रताड़ित नहीं करेगा अगर आप सरकार के साथ खड़े होंगे, और अगर आप सरकार के साथ खड़े नहीं हैं और आपके जहन में कोई सवाल है तो उन सवालों को लेकर आपके विभाग और आपकी मौजूदगी जो है उस जगह पर की जा सकती है जिसकी जरूरत सरकार को नहीं पड़ेगी। वो कौन कौन से विभाग हो सकते हैं ये आप सोचिए। ये आप सोचिए का मतलब है कि वो मछली पालन भी हो सकता है, वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, वह इस देश के भीतर में पंचायत भी हो सकता है, वह इस देश के भीतर में हर उस स्थिति की दिशा में नौकरशाहों को तब्दील कर सकते हैं कि आखिर उनकी जरूरत जहां पर थी और सरकार जो चाहती थी और सरकार जो चुनकर आई है, अगर आप उस दिशा में नहीं हैं तब आप क्या करेंगे। असल में इन तमाम चीजों को एक फ्लावर पॉट की तरह लीजिए और जरा सोचना शुरू कीजिए मौजूदा वक्त में वह कौन सी स्थिति है जो सरकार को डरा रही है, सरकार शुरू होने से पहले लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, कोई निर्णय ले पाने की स्थिति में कोई क्यों नहीं आ रहा है, और प्रधानमंत्री पुरानी तर्ज पर अपने आप को लगातार जनता के सामने प्रस्तुत ऐसा क्यों कर रहे हैं कि उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी प्रधानमंत्री नालंदा में रहे या कश्मीर में रहे, प्रधानमंत्री इटली में रहे या दिल्ली में रहे, प्रधानमंत्री अपने काम में कितने व्यस्त हैं और उस काम के जरिए जनता के साथ कोई संबंध और सरोकार उनके है या नहीं है, यह सोचने की जरूरत नौकरशाहों को होनी नहीं चाहिए और उस मंत्रालय के मंत्रियों को भी नहीं होनी चाहिए जो सोच रहे हैं कि वो फंस गए, उनको पद से नहीं हटाया जाएगा। तो इस प्रक्रिया के भीतर में आपने ध्यान दिया होगा, आज एजुकेशन मिनिस्टर नहीं थे, आज स्टेट के मिनिस्टर थे, मजुमदार साहब थे, सुकांत मजुमदार। वो क्यों थे और क्यों एजुकेशन मिनिस्टर नहीं थे जो पहले दिन से थे? तो उनकी तबीयत क्या खराब थी, या उनको इस दौर में पता चला कि नहीं वाकई धूप कड़ी है, लूज मोशन हो गया, कुछ ऐसी जानकारी थी क्या? जो भी था, लेकिन नौकरशाहों के बीच से गुजरते हुए, मंत्रियों के हालातों को समझते हुए और प्रधानमंत्री के निर्णयों को देखते हुए आपके जहन में सिर्फ 3 सवाल इस दौर में सबसे बड़े होंगे। पहला सवाल, जो सरकार तीसरे टर्म में शुरू हुई
और शुरुआती दौर में ही जो नीट का सवाल आया, जो रेलवे एक्सीडेंट का सवाल आया, क्या उस पर जो समाधान होना था वो समाधान होने के बदले मंत्री इसीलिए उलझ गए कि कोई डायरेक्टिव्स ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कल क्या होगा। नौकरशाही इसीलिए उलझ गई, उसको भी पता नहीं है कि किस दिशा में जाना है। यानी एक उलझी हुई परिस्थिति क्या इस दौर में चल रही है मंत्रिमंडल और सरकार के भीतर, क्योंकि जिन बातों का जिक्र कहते हैं अपने तौर पर नौकरशाहों ने किया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो पलटती हुई परिस्थिति क्यों दिखाई दी। तो उलझी हुई परिस्थिति पहला सवाल है। दूसरा सवाल, क्या और भी गलतियां इस दौर में शुरू हो चली हैं जो अलग अलग मंत्रालयों के जरिए अलग अलग तरीके से होगी, क्योंकि बीते 10 बरस में हर मंत्री जान चुका है, वो कितना भी बड़ा कद्दावर हो या कितना भी छोटा रहा हो मंत्री राजनीतिक तौर पर, उसका कद छोटा, वो जान चुका है कि दरअसल पीएमओ के इर्द गिर्द ही सरकार चल रही है और उसमें उसे कोई निर्णय नहीं लेना है। औपचारिकतावश उसको वो पद दिया जरूर गया है, लेकिन वहां पर उसकी भूमिका नगण्य है। तो फिर इस देश के भीतर में कोई भी घटना, दुर्घटना, कुछ भी हो जाए, उसमें मंत्री की भूमिका गायब होती है और उसमें अधिकारी जो संदेश देते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से संदेश निकल कर आता है, उसी को लागू किया जाता है। यानी एक लिहाज से बिल्कुल पावर सेंटर निर्धारित है और बाकी चीजों का महत्व नहीं है। इसीलिए आप बीते 10 बरस में जान नहीं पाए कि इस देश के भीतर में पर्यावरण मंत्री कौन है। आप यह भी सोचते रहे कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर इस बार चुनाव हार गए, अगर जीत जाते तो दोबारा बन जाते। हम अर्जुन मुंडा का जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले तोमर साहब थे, वह भी चले गए। तीसरी परिस्थिति बड़ी खतरनाक है। तीसरी परिस्थिति है, क्या वाकई सरकार इस मूड में है कि वह इस देश के नागरिकों को कुछ भी नहीं समझती है, सिर्फ इस आधार पे कि वह सत्ता में है। यह सवाल नोटबंदी के दौर में भी उभरा, यह सवाल जीएसटी के दौर में भी उभरा, यह सवाल किसानों के आंदोलन के वक्त भी उभरा और यह सवाल हर वक्त उभर रहा है और होते होते छात्रों की बेरोजगारी उस दौर में भी उभरा कि सरकार का नजरिया अपने ही नागरिकों को लेकर क्या क्रूर हो चला है, या वो ये मानकर चली है कि दरअसल वो अवतरित है। यानी जनता ने चुना है वो अलग मसला है, लेकिन जब हर कोई महसूस ये करने लगे कि उसको कोई गद्दी से हटा नहीं सकता है क्योंकि वह तो अवतार लिए हुए है, यह सोच अगर आ गई है, तो फिर इन 3 मुद्दों के आसरे मौजूदा सरकार जो शुरुआत में ही लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, तो जरा कल्पना कीजिए कि कोई पद को छोड़ना भी चाहता होगा तो उससे पद कैसे कोई छुड़वा सकता है। और खास तौर से जो पिछले टर्म में मंत्री थे उन्हीं को वो पद क्यों दिया गया, यह भी आप समझ चुके होंगे। और शायद इसीलिए यह पहली बार है कि इस देश के भीतर में नई सरकार तीसरी बार आई और तीसरी बार नई सरकार के पार्लियामेंट पहुंचने से पहले ही वो लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, लेकिन वह अपने उन कामों में व्यस्त है जिसके जरिए उसने अपनी लोकप्रियता को बताया। वो योगा डे भी हो सकता है। और इन सारी परिस्थितियों की असल त्रासदी वह इस देश का नेशनल मीडिया है, जो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहा और उसने ध्यान ही नहीं दिया कब इस देश के भीतर में सिस्टम जो है वो लड़खड़ाने लगा। वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते पटरी को छोड़ चुका है, लेकिन आज भी वह सवाल करने की स्थिति में आ नहीं पा रहा है, सिवाय इसके कि कोई बड़ा व्यक्ति सवाल, राहुल गांधी सवाल करें तो 5 मिनट दिखला दो, उन्हीं के जरिए सवालों को रखो। पत्रकार अपनी पत्रकारिता को छोड़कर और मीडिया हाउस पत्रकारिता करने को छोड़कर अभी भी उस टेक्नोलॉजी पर टिका है जहां उसे लगता है कैमरा इधर मोड़ना है, लाइट यहां चमकनी है, स्क्रिप्ट यहां पर पढ़ी जानी है, टेलीप्रॉम्प्टर पर यह लिखा होगा और उन सारी बीचों में कोई सवाल होगा नहीं। तो सवाल शून्य सरकार के मद्देनजर देश के भीतर पहली बार लाखों परिवार जो सोच रहे हैं, क्या आप भी वही सोच रहे हैं? यह भी सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।